रीबर्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड लवर्स एपिसोड 19। कार्तिक के केबिन में कार्तिक और नैना आज बहुत खुश और बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। नैना कार्तिक के मजे लेते हुए बोली, सो मिस्टर कार्तिक, कैसे लग रहा है इस सीईओ की चेयर पर बैठकर? जरा हमें भी तो बताओ। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है नैना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी खुद की कंपनी खोलूंगा और उसका सीईओ बनूंगा। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी? ये सुन नैना ने चौंकते हुए पूछा, क्या मेरी वजह से? वो कैसे? कार्तिक एक्सप्लेन करते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो आज मैं ओबोरॉय ग्रुप में यश के अंडर एस असिस्टेंट मैनेजर पर काम करता। तुम मेरी लाइफ में मेरा सक्सेस गोल बनकर आए हो। तुम मेरा लकी चार्म हो। कुछ समझी के नहीं? ये सुन नैना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हुई। भला ऐसी तारीफ किसे पसंद नहीं होती। इतने में सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद इशिका एक्साइट होते हुए केबिन के अंदर आई और कार्तिक से बोली, कार्तिक सर, आपने हमें कहा था कि हम नीका के लिए बेस्ट से बेस्ट स्टाफ ढूंढें और उन्हें हायर करें। तो हमने एक लिस्ट बनाई है कुछ कैंडिडेट्स की जो हमारे क्राइटेरिया से मैच करते हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम उन्हें यहां बुलाकर उनका इंटरव्यू ले सकते हैं? ये सुन कार्तिक बहुत खुश हुआ। उसने पूरे जोश के साथ कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, राकेश से कहो कि वो खुद सबका इंटरव्यू ले। एंड रोनित से कहो कि वो सबका बायोडाटा क्रॉस चेक करे। ये सुनकर इशिका हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही कार्तिक सीरियस हो गया। उसे ऐसे देख नैना हैरान हो गई और उसने कार्तिक से पूछा, कार्तिक, अब तुम्हें क्या हुआ? एकदम से तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? कार्तिक लंबी सांस लेने के बाद बोला, नैना, डैड ने मुझे आज रात घर पे बुलाया है। वो ऐसे कभी मुझे घर नहीं बुलाते, जरूर कोई बड़ी बात है। ये सुन नैना गुस्से से बोली, क्या? अगर ऐसा है तो तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उनको सिर्फ हमारी कंपनी से मतलब है, देखना, पक्का बिजनेस की ही बात होगी। कार्तिक उदास होते हुए बोला, हाँ मैं ये जानता हूँ लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। वो जैसे हो मेरे डैड है, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये सुन नैना शांत हो गई। उसे किरण से कार्तिक के बचपन के बारे में बहुत सारी बातें पता चली थी। कैसे उसकी माँ उसके पैदा होने के बाद उसे छोड़कर चली गई। कैसे सूरज ने उसे गोद लेने की लाख कोशिश की थी लेकिन दशरथ के पापा यानी दिवाकर ओबोरॉय कार्तिक को अपने पास रखने की जिद पर अड़ गए थे। आखिर में सूरज को उनकी पैसों की ताकत के आगे झुकना पड़ा। हालांकि कार्तिक को ना ही दशरथ अपनाना चाहते थे ना ही पद्मिनी, तो उसे ओबोरॉय मैंशन से हमेशा दूर एक कॉटेज में रखा गया। नन्हे से कार्तिक को वहां एक सर्वेंट के भरोसे छोड़ दिया गया जिसे बस पैसे से मतलब था। वो कार्तिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। वो कार्तिक को ढंग से खाना भी नहीं देती थी। वो उसे एक कोने में रोता हुआ छोड़ उसके हिस्से का खाना खा जाती थी। वो उसे गीले बेड को साफ तक नहीं करती थी। इसकी वजह से कार्तिक बहुत बार बुरी तरह बीमार भी पड़ा। उसकी ऐसी बुरी हालत दिवाकर से देखी नहीं गई और आखिर में उसे उसके मामा के पास भेज दिया गया। ये सब जानकर नैना को कार्तिक के बहुत बुरा लगा। वही उसके मन में अपनी सास के लिए नफरत भी भर गई। वही कार्तिक को अभी भी ये नहीं पता था कि नैना उसके बुरे पास्ट के बारे में पहले से जानती है। वही चैतन्य के घर में चैतन्य दरवाजे पर अपने पापा को देख सकते में आ गया। वही रीत को उन्हें देख शर्मा गई। वही पापा उन दोनों को अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए देखने लगे। वो फिर बेशर्मी से पूछने लगे, चिंटू, ये लड़की कौन है और इस लड़की को तुम मेरी बहू कब बना रहे हो? ये सुन चैतन्य और रीत दोनों आंखें बड़ी करके एक दूसरे को देखने लगे। चैतन्य फिर आंखें दिखाता हुआ पापा के पास गया और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, पापा, जरा तमीज से, क्यों मेरी इज्जत का बैंड बजा रहे हो? वो बस मेहमान है, थोड़ी देर के लिए आई है। आप प्लीज उसके सामने ऐसी वैसी बात मत करना प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। इतने में रीत भी हाथ साफ करके हॉल में आ गई। वो पापा के पैर छूते हुए बोली, नमस्ते अंकल, मेरा नाम रीत है। रीत के ऐसे संस्कार देख पापा उससे बहुत इम्प्रेस हो गए। वो खुश होते हुए बोले, बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। भगवान करे तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। ये सुन रीत को भी बहुत अच्छा लगा। चैतन्य फिर दोनों को मिलवाते हुए बोला, पापा, ये रीत मेहता है, सूरज मेहता की बेटी और कार्तिक ओबोरॉय की छोटी बहन। एंड रीत, ये मेरे पापा हैं जयशंकर अग्निहोत्री। ये सुन रीत और पापा दोनों ही मुस्कुरा दिए। पापा चैतन्य के कंधे पर हाथ रखकर बेफिक्री से बोले, रीत, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगता है? क्या तुम इसे पसंद करती हो?
ये सुन रीत की चैतन्य तरफ शर्म से और चैतन्य पापा की तरफ गुस्से से देखने लगता है। चैतन्य गुस्से से पापा के हाथ पर चूंटी काटता है जिससे पापा जोर से चिल्लाने लगे, आउच। रीत फिर परेशान होते हुए बोली, अंकल क्या हुआ आपको? चैतन्य तपाक से बोला, कुछ नहीं बस चींटी काट दी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चाय किसी और दिन पिला दूंगा। ये सुन पापा आंखें छोटी करके चैतन्य को देखने लगे मानो कह रहे हो, चिंटू के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूंटी काटने की? और तू ऐसे कैसे मेरी बहू को ले जाएगा? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तू रीत को यहां से ले गया तो। चैतन्य अपने प्यारे पापा की वार्निंग बहुत अच्छे से समझ गया तो उसने ताव से उन्हें डेविल लुक दिया, फिर रीत को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसे हाथ पकड़कर बाहर ले आया। रीत बाइक के पास आते हुए चिल्लाकर बोली, अरे अरे चैतन्य सर, आप मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे अंकल को बाय तो कहने दीजिए। चैतन्य बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर बाद में उन्हें बाय बोल दूंगा, अभी के लिए पीछे बैठो। रीत को चैतन्य का इतनी जल्दी घर भेजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो चैतन्य और उसके पापा के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी पर वो चैतन्य के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। तो वो फिर पलटकर उस प्यारे से घर को देखने लगी, फिर आह भरते हुए बाइक पर बैठ गई। चैतन्य को अपने पापा को अच्छा सबक सिखाना था तो वो बहुत फास्ट बाइक चलता है और ट्रैफिक लाइट पर आकर रुक जाता है। अचानक से बाइक रुकने की वजह से रीत का सर आगे चैतन्य की पीठ से टकराया तो चैतन्य ने पलटकर देखा, वही रीत ने सहारे के लिए उसे पीछे से लग कर लिया। ऐसे दोनों की ही नजरें आपस में मिली। दोनों ही इस बात से अनजान कि कोई उन्हें बहुत ध्यान से आंखें फाड़कर मुंह खोले हैरानी से शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था, वो अपनी ही धुन में खोए रहे। इतने में ग्रीन सिग्नल हो गया और दोनों आगे बढ़ गए। अब नीका कंपनी में हर तरफ नीका के नाम का डंका बज रहा था। इस टाइम हर प्लेटफॉर्म पर नीका कंपनी के नए हेड ऑफिस की ही चर्चा हो रही थी, साथ में मानव और कार्तिक की साइन करते हुए पिक्चर टॉप में ट्रेन कर रही थी। ढेर सारे कैंडिडेट्स लगातार वहां जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। रोनित उन्हें क्रॉस चेक कर रहा था, वही इशिका उन्हें कॉल करके इंटरव्यू टाइम दे रही थी, वही राकेश उनका बारी बारी से इंटरव्यू ले रहा था। इन सब में हमारे होनहार स्टूडेंट साहिल और मेहर फीमेल स्टाफ बढ़ाने पर बहुत जोर दे रहे थे। यूं कहो कि वो इशिका को ज्यादातर लड़कियों के ही नाम दे रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख रोनित और राकेश दोनों का ही पारा हाई हो जाता है। थोड़ी देर में इंटरव्यू सेक्शन स्टार्ट होता है। इंटरव्यू केबिन में राकेश, मेहर और साहिल बैठे हुए थे। इशिका कैंडिडेट्स को एक एक करके अंदर भेज रही थी, वही रोनित सबका डाटा कलेक्ट कर रहा था। राउंड कुछ ऐसे थे कि पहले सबको रोनित के तेज तर्रार सवालों से होकर गुजरना पड़ता था जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के होते थे। बहुत सारे लोग पहले ही राउंड में बाहर हो जाते थे क्योंकि रोनित सबसे साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। दूसरे राउंड में राकेश थियोरिकल नॉलेज बेस सवाल करता था, वही साहिल और मेहर अपने अतरंगी सवालों से कैंडिडेट्स का प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करते थे। आखिर में जो गिने चुने बचते थे उन्हें इंटरव्यू की अगली डेट दी जाती है जो कार्तिक खुद लेगा। पहले मिस तानिया करके एक हॉट एंड सेक्सी लड़की राकेश के केबिन में आती है। उसके पास बहुत अच्छी मास्टर्स लेवल की डिग्रियां होती है, इसलिए रोनित उसे अंदर भेज देता है। तानिया को देखते ही साहिल और मेहर उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर प्यार से उसे देखने लगते हैं। उनके दिल में प्यार के गीत बजने लगते हैं। तू है वही दिल से जिसे अपना कहा। इससे राकेश का दिमाग खराब हो जाता है तो वो जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। इससे वो दोनों बेचारे चेयर पर सीधे बैठ जाते हैं। राकेश पूछता है, मिस तानिया, आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की स्टडी की है, साथ में अकाउंट्स में भी मास्टर्स किया है, साथ में 10 फॉरेन लैंग्वेज सीखी है, ऊपर से आप बहुत अच्छी है कभी है, तो आपका एग्जैक्टली गोल क्या है? तानिया ने सिडिक्टिव टोन में कहा, सर, दरअसल मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि हमें हर तरह की स्किल सीखनी चाहिए। हमें दिन और रात बस काम काम और काम करना चाहिए। ये सुन राकेश आंखें छोटी करके तानिया को घूरता है। उसे अच्छे से समझ आ रहा था ये मैडम किस काम की बात कर है। वही मेहर लाल पड़े चेहरे से प्यार से बोला, हाय, कितना डेडिकेशन है आप में। जितनी खूबसूरत आप है उतनी ही खूबसूरत आपकी सोच है। कसम से हमें ऐसे एम्प्लॉय की ही जरूरत है। यू आर मोस्ट वेल। राकेश बीच में तानिया को फाइल पकड़ाते हुए बोला, सॉरी मिस तानिया, लेकिन हम ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहते जो बस अपने काम से काम रखे। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो इस कंपनी को अपनी फैमिली समझे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू कैन लीव। ये सुन तानिया राकेश की तरफ मुंह बना लेती है, फिर गुस्से से कहती है, क्या
आप जानते भी हैं इतनी सारी टॉप रेटेड डिग्रियां पाना कितनी बड़ी बात है, ऐसी डिग्रियां बाजार में नहीं मिलती। आप ऐसे कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं? मैंने अपने करियर में जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उन सब में मैं सिलेक्ट हुई हूं। मैं आपकी ऊपर तक कंप्लेंट करूंगी। साहिल भी रिक्वेस्ट करते हुए राकेश से बोला, यस राकेश सर, व्हाई आर यू डूइंग दिस? शी इज डिजर्व फॉर दिस जॉब। शी इज हाईली क्वालिफाइड। प्लीज गिव हर अनादर चांस प्लीज। राकेश ने फिर जोर देते हुए कहा, मिस तानिया आपने सुना नहीं, मैंने आपको जाने को बोला है, लीव। ये सुन तानिया राकेश को आंखें दिखाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं मिहिर और साहिल भी तिरछी नजरों से राकेश को देखने लगते हैं। राकेश उन्हें इग्नोर करके जोर से बोलता है। नेक्स्ट, फिर एक लड़की वहां आए। उसने बहुत क्लासी मेकओवर किया था, साथ में ऑफिस ड्रेस अप किया था ताकि वो अपना स्मार्ट लुक दिखा सके। उसका परफेक्ट फिगर देखकर वापस से मिहिर और साहिल का मन डोल गया। वही राकेश उसे बस एक नजर देख फाइल में देखने लगा। राकेश का ऐसा बर्ताव देख उस लड़की का ईगो हर्ट हो गया, तो वो छोटा सा मुंह बनाकर मिहिर और साहिल को देखने लगती है। इससे उन्हें उस लड़की और तरस आ जाता है। वही राकेश पर बहुत गुस्सा आता है। राकेश ने बिना किसी इमोशन के पूछा, मिस कियारा, आपने लिखा है कि आपको पब्लिक रिलेशन की बहुत अच्छी समझ है, तो मुझे ये बताइए कि अगर हमारे सीईओ ने आपको किसी को भी अंदर भेजने से मना किया हो और हमारी मैडम यानी मिसिस सीईओ उनसे मिलना चाहे तो आप किसका ऑर्डर मानेगी? ये सुन कियारा शॉक रह जाती है और डर जाती है क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वहीं मिहिर और साहिल भी सोच में पड़ जाते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। कियारा घबराते हुए कहती है, तो मैं सर का ऑर्डर मानूंगी। राकेश ने आंखें दिखाकर पूछा, तो आप हमारी लेडी बॉस को ना बोलेगी, उन्हें नाराज करेगी? कियारा सोचते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं सर को इन्फॉर्म करके मैडम को जवाब दूंगी। राकेश उसकी फाइल पकड़ाते हुए बोला, मिस कियारा, आई थिंक आपको अपनी स्टडीज पर और ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने मेकअप से ध्यान हटाएं और काम पर ध्यान लगाएं। थैंक यू। ये सुन कियारा मन ही मन राकेश को कोसते हुए वहां से बाहर निकल गई। मिहिर ने पूछा, राकेश सर, आपने उसे इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछा एंड इस सवाल का जवाब क्या है? राकेश मुस्कुराते हुए बोला, बेटे, इस सवाल का बहुत ही सीधा सा जवाब है। कार्तिक और नैना दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं, तो दोनों ही कंपनी के मालिक हैं। ऐसे में तुम कोई नहीं होते उन्हें ऑर्डर देने वाले। तुम्हें बारी बारी से दोनों के ही ऑर्डर फॉलो करने होंगे, समझे मेरे लल्लू लाल? ये सुन साहिल गुस्से से बोला, सर, आपको ऐसा सवाल पूछने की जरूरत ही क्या थी? इस सवाल का जवाब तो हमें भी नहीं पता था, तो उस बेचारी को कैसे पता होगा? आपको तो सवाल पूछना ही नहीं आता, हम। साहिल की इस बात पर राकेश को हंसी आ जाती है। वही इससे मिहिर और साहिल दोनों ही चीर जाते हैं। पहले तानिया फिर कियारा, दोनों ही खूबसूरत लड़कियां उनके हाथों से जो निकल गई। फिर एक शांत लड़का बड़ा सा चमचा पहने वहां आया। राकेश उसका बायो पढ़ने लगा। राकेश खुश होते हुए कहा, अरे वाह, तुमने इससे पहले एसएसआर एंटरटेनमेंट कंपनी में काम किया है एज न्यूज एडिटर। वहां का पीआर डिपार्टमेंट तो बहुत जबरदस्त होता है। तुम वहां जॉब छोड़ यहाँ क्यों आना चाहते हो? वहां का सैलरी पैकेज भी बहुत दमदार होता है। वो लड़का शांति से बोला, सर आप सही है। एसएसआर एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी कंपनी है और वहां काम करना बहुत लोगों का सपना होता है। वहां पर सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, बट मुझे वहां कई बड़े लोगों के अंडर में काम करना पड़ता है एंड वो लोग हमेशा मुझे हद से ज्यादा ही वर्कलोड देते हैं। मैं इतने साल वहां सिर्फ सैलरी के लिए टिका हुआ था, पर अब मुझसे और सहन नहीं होता। मुझे यहाँ कम सैलरी चलेगी, लेकिन मुझे अब वहां काम नहीं करना। इतना बोल वो लड़का अपना सर नीचे कर देता है। वही उसकी ये स्टोरी सुन राकेश को यश की याद आ जाती है। जब आपको एक सन की बॉस मिल जाए तो कैसा लगता है, ये बात राकेश से बेहतर और कौन जान सकता है। वही मिहिर और साहिल को उसका ये रीजन बहुत बचकाना लगता है। साहिल उसका मजाक बनाता इससे पहले ही राकेश खुदाई के साथ कहता है, मिस्टर वरुण कुमार, यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। आपका आगे का इंटरव्यू हमारे बॉस कार्तिक सर खुद लेंगे। आप बाहर जाकर इशिका से टाइम ले लीजिए। ये सुन वरुण बहुत खुश हो जाता है। वही मिहिर और साहिल गुस्से से राकेश को देखते हैं। मिहिर टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, सर ये चीटिंग है। आपने उसे बहुत ही आसान सवाल पूछा और उन दोनों से मुश्किल। दिस इज रॉन्ग। साहिल ने फिर धीरे से मगर गुस्से से पूछा, राकेश सर, आप हमें सच सच बताना, कहीं आपका इंटरेस्ट उस टाइप का तो नहीं है, है ना? ये सुन राकेश चौंक गया।
उसने गुस्से से पूछा, एक्सक्यूज मी, उस टाइप से तुम्हारा क्या मतलब? मिहिर फिर बेशर्मी से बोलता है, हाँ अब मुझे भी आप पर डाउट है। आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी आप किसी लड़की से अट्रैक्ट ही नहीं होते। ऊपर से आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। सच सच बोलिए, कहीं आपको हम में तो इंटरेस्ट नहीं है? कहीं आप गए तो नहीं है? ये सुन राकेश का दिमाग मानो ब्लास्ट हो जाता है। वो सामने रखे पेपर्स को लेकर उसे गोल लपेटकर उससे दोनों के सिर पर मारने लगता है, फिर गुस्से में कहता है, सालो कमीनो हरामजादो, उल्लू के पट्ठो, रुको, अभी मैं तुम्हारी जवानी बाहर निकालता हूं। इतना बोल वो उन्हें मारने लगता है। वहीं मिहिर और साहिल दोनों किसी नटखट बच्चे की तरह केबिन में इधर उधर भागने लगते हैं। कहीं आप गए तो नहीं है? मिहिर का ये सवाल राकेश को अंदर तक हिला के रख देता है। उसे उन दोनों शहजादों पर हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उन्हें पेपर से मारने को दौड़ता है। वहीं मिहिर और साहिल खुद को बचाने के लिए आगे आगे भागते हैं। मिहिर ने भागते हुए कहा, सॉरी सॉरी राकेश सर, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, अब माफ कर दो। साहिल भी थककर बोला, हाँ बॉस, अब बच्चे की जान लोगे क्या? सॉरी बोला न, अब प्लीज जाने दो। राकेश फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, हम अगली बार से अपनी ये चॉइस बंद रखना, समझे? मैं तुम दोनों की कोई भी बकवास सहन नहीं करूंगा। राकेश की वार्निंग पाकर मिहिर और साहिल दोनों जोर से हाँ में सिर हिलाने लगे, फिर एक दूसरे की तरफ शैतानी नजर से देखने लगे। राकेश फिर कुछ पेपर्स लेके रोनित के पास गया। उसके जाते ही मिहिर ने आह भरते हुए कहा, उफ यार साहिल, राकेश सर का कुछ करना होगा, ऐसे तो बनने से रही हमारी लव स्टोरी। हम साहिल ने भी निराश होते हुए कहा, हाँ यार, हमें खुद से पहले इनकी लाइफ की किसी हॉट लड़की की एंट्री करवानी पड़ेगी, तब जाकर ये हमें चैन की सांस लेने लेंगे। मिहिर फिर मुंह बनाकर कहता है, लेकिन कैसे? इन्हें तो एक से बढ़कर एक हॉट लड़की भी पानी कम चाय लगती है। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि इन्हें कोई इम्प्रेस कर ही नहीं सकता। साहिल भी गुस्से से बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, इनकी शक्ल देखकर ही लगता है ये प्यार के दुश्मन है। जैसे ये है ऐसे इनसे प्यार करेगा भी कौन, खड़ूस कहीं के। मिहिर फिर जोश में आकर बोला, मेरे भाई, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें राकेश सर की नया प्यार के समुंदर में पार लगानी होगी, और इसमें सिर्फ एक ही बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है। ये सोच दोनों शरारती लहजे में मुस्कुराने लगते हैं। इतने में राकेश वापस आ गया। उसके आते ही दोनों भाई अच्छे स्टूडेंट की तरह अपनी जगह पर बैठ गए। इंटरव्यू आगे स्टार्ट हुआ। वही ओबोरॉय मैंशन में यश और त्रिशा गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। त्रिशा जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। माँ, दादाजी आप तो इन्हें कुछ समझाइए, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? यश अपने दादाजी के पैरों के पास घुटने के बल बैठकर बोला, दादाजी प्लीज आप पापा को समझाइए, ये पागलपन है। आप हमारा हिस्सा उस नाजायज को नहीं दे सकते। दादाजी गुस्से से कहते हैं, अच्छा तो हम पागलपन कर रहे हैं, यानी कि हम सब पागल हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। कल तक जो कुछ भी नहीं था, जो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था, जो तुम्हारी अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, आज वो एक बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा है। और तुम दोनों जिनको हमने सब कुछ दिया, यहाँ तक कि इतनी बड़ी कंपनी दे दी, लेकिन फिर भी तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, एकदम नकारा हो, बैकफुक हो। जरा देखो खुद को, आज कार्तिक कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम दोनों कहाँ हो। त्रिशा नफरत से बोली, दादाजी पूरी इंडस्ट्री ये बात जानती है कि ये सब कार्तिक को उस नैना की बदौलत मिला है। अगर उसके साथ नैना बिरला नहीं होती तो वो आज भी हमारे टुकड़ों पर पल रहा होता। यश अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, यस डैड, आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, ये सब उसे सिर्फ दहेज में मिला है। वो भले ही कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, वो रहेगा तो नाजायज ही। आप हमारा सब कुछ उसके नाम नहीं कर सकते। दादाजी अपनी छड़ी जमीन पर फेंक देते हैं, फिर खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस बहुत हो गया। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुम दोनों से जानने की जरूरत नहीं। और अगर तुम दोनों को दौलत की इतनी ही कदर है तो जाओ, अपनी दौलत खुद बनाओ। ये दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी जायदाद मेरी है, और ये मैं तय करूंगा कि ये मुझे किसको देनी है, समझे? मैंने तय कर लिया है, कई कार्तिक को इस परिवार में शामिल करूंगा। उसे वो सारे अधिकार दूंगा जिसके वो लायक है। और हाँ, अब से वो ही मेरी फैमिली का सक्सेसर होगा। इतना बोलकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। ये सुन यश, त्रिशा, पद्मिनी और दशरथ सबकी आंखें जैसे फटकर बाहर आ जाती है। वहीं इससे यश और त्रिशा पापा की तरफ उम्मीद से देखते हैं। त्रिशा ने नम आंखों से पूछा, डैड क्या आप सच में ऐसा करने वाले हो?
क्या वो कार्तिक हम सब पर हुक्म चलाएगा? डैड शातिर अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उस कमीने को अपना वारिस बनाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने कार्तिक के लिए कुछ और ही प्लान करके रखा है। जो तुम दोनों का है वो तुम दोनों के पास ही रहेगा, और जो कार्तिक के पास है उसे भी तुम दोनों के पास आना होगा। अब समय आ गया है उस कुत्ते को पालने का। एक कुत्ता भले घर में रहे, परिवार का हिस्सा रहे, कितना भी वफादार रहे, तब भी वो रहेगा तो कुत्ता ही। कुछ समझे कि नहीं? ये सुन पद्मिनी, यश और त्रिशा की जान में जान आती है। वही शनाया जो कब से छुपकर इन सब की बातें सुन रही थी, वो पूरी बात जानकर जैसे सातवें आसमान में उड़ने लगती है। ऐसा होता भी क्यों नहीं? जाहिर है कार्तिक अपने पापा और दादाजी की बात को कभी नहीं टालेगा। अगर इन्होंने उसे ओबोरोए मैंशन में रहने को कहा तो कार्तिक को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो कार्तिक और शनाया दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे। शनाया खुशी से गोल गोल घूमते हुए बोली, हुर्रा! ओह ओह कार्तिक, अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी। बस एक बार तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें उस चुड़ैल से छीन लूंगी, और उसके बाद तुम्हें फिर से मेरे आज पीछे घूमना होगा, मेरे इशारों पर नाचना होगा। इतना सब सोचकर शनाया पुराने दिनों में खो जाती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और ट्रेंडिंग न्यूज देखती है। वहां कार्तिक की आज सुबह की फोटोज ट्रेंड हो रही होती है। हालांकि ज्यादातर फोटोज फैमिली फोटो ही थी, लेकिन कार्तिक की हर फोटो में उसके साथ नैना थी, जिसे देख शनाया का प्यार भरा चेहरा एकदम से नफरत में बदल जाता है। वो फोन बेड पर पटकते हुए कहती है, आई हेट यू कार्तिक, आई हेट यू। यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है, मेरी पूरी लाइफ बेरंग हो गई है, और तुम अपनी उस अमीर बीवी के साथ खुशियां मना रहे हो, पार्टी कर रहे हो। आई हेट यू कार्तिक। तभी फोन की स्क्रीन चेंज हो गई और कार्तिक और नैना की एक दूसरी फोटो आ गई। उसमें कार्तिक ने नैना के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और दोनों ही हंस रहे थे। कार्तिक नैना के सिर से अपना सिर टिकाए हुए था। उसके नीचे ढेर सारे कमेंट्स आए हुए थे, जैसे वाह सो रोमांटिक, वाह कार्तिक के तो मजे हैं, अरे नहीं ये तो हम सिंगल्स पे अत्याचार है, ये कपल्स हमें जलने के लिए ऐसी फोटोज डालते हैं, टू बैड। अबे चुप कर साले, ये एक परफेक्ट कपल है, इनको नजर मत लगा। वाओ सो क्यूट, कार्तिक इज सो हैंडसम, आई विश मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड मिले। हाँ और नैना भी बहुत प्रिटी लग रही है, काश मुझे भी ऐसी वाइफ मिले। रहने दे बेटा, नैना जैसी खूबसूरत लड़कियां सिर्फ कार्तिक जैसे लड़कों पर मरती हैं, वो हम जैसों पर घास नहीं डालती। सही है, पर फिर भी सो लवली पिक्चर, मुझे तो इन्हें किस करते हुए देखना है। सर प्लीज ऐसी कोई फोटो अपलोड करो। हाँ हाँ मुझे भी इन्हें किस करते हुए देखना है। हेयर गाइस, मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर कार्तिक इतना हैंडसम है, नैना इतनी ब्यूटीफुल है, तो इनका बेबी कितना क्यूट होगा। तुमको क्या लगता है उनका बेबी कैसा होगा? ऐसे कमेंट्स पढ़कर शनाया को आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो बेड को मुंह के मारते हुए बोली, सालो कमीनो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे तुम लोगों को इतनी क्यों पड़ी है कार्तिक का बच्चा देखने की? तुम हो कौन जो कार्तिक को किस करने के लिए बोल रहे हो? मैं एक एक का मुंह तोड़ दूंगी। इधर शाम को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद राकेश कार्तिक के कुछ काम से मित्तल कॉर्पोरेशन चला गया। वही रोनित और इशिका कार्तिक और नैना से इंटरव्यू को लेकर डिस्कस कर रहे थे। इधर अपना रास्ता साफ होते ही मिहिर और साहिल वहां अपनी बकवास स्टार्ट करने लगे। मिहिर मासूम होकर बोला, कार्तिक सर, आपको नहीं लगता कि रोनित सर के बाद राकेश सर का भी कुछ होना चाहिए? ये सुन कार्तिक, नैना और इशिका रोनित की तरफ हैरानी से देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो, रोनित तेरे साथ क्या हुआ? वही रोनित आंखें छोटी करके उनको घूरने लगा, मानो कह रहा हो, बेटे जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साहिल कंफ्यूजन क्लियर करते हुए बोला, अरे आप लोग ऐसे रोनित सर को मत देखिए, मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि राकेश सर की भी एक प्यारी सी क्यूट सी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। नैना हंसते हुए बोली, ओह गॉड, तो ये बात है, लेकिन तुम दोनों राकेश की चिंता क्यों कर रहे हो? उसे जब कोई लड़की पसंद आनी होगी आ जाएगी। कार्तिक मजे लेते हुए बोला, नैना तुम समझ नहीं रही हो, अगर सबके पास कोई पार्टनर होगा तो इन्हें भी लाइसेंस मिल जाएगा ऑफिस रोमांस करने का, इसलिए ये सुबह से बेचारे राकेश के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ये सुन सभी चौंक जाते हैं। वही मिहिर और साहिल इधर उधर देखने लगते हैं। नैना में शौक होकर पूछा, क्या? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, हम ये आज सुबह से राकेश की सेटिंग करवाने में लगे हुए थे।
जब भी कोई फीमेल कैंडिडेट आती ये दोनों राकेश के सामने उसकी भर भर के तारीफें करते, इससे राकेश को इन पर बहुत गुस्सा आता है। रोनित फिर याद करते हुए बोला, अरे हाँ, तभी राकेश आज इतना उखड़ा उखड़ा लग रहा था। अबे सालो, तुम दोनों भी ना अकाल से पैदल हो, ऐसे किसी को भी किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। राकेश ऐसा बंदा नहीं है को वर्क प्लेस पर फ्लर्ट करे तुम दोनों की तरह। ये सुन मिहिर आंखें बड़ी करके बोला, क्या हमने कब किसी से फ्लर्ट किया? हम बहुत सीधे हैं सच में। उल्टा राकेश सर ने तो हर हॉट लड़की को भागा दिया। ये सुन कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, कोई नहीं बेटे, उसे उसकी पसंद की लड़की खुद ही मिल जाएगी। तू बस अपने काम पर ध्यान दे एंड कुछ टाइम के लिए लड़कियों को तो भूल ही जा, समझा? फिर दोनों भाई सर पकड़कर एक साथ चिल्लाए, नहीं। फिर सभी हंस दिए। वही शेरगिल रेजिडेंस में अनिल, मोनिका, कृतिका और रणवीर लंच कर रहे थे। इसी बीच कृतिका रीत की पोस्ट की हुई फोटोज देखती है और खुश होकर कहती है, वाव सो क्यूट, मिस्टर कार्तिक की फैमिली सच में कितनी खूबसूरत है। कार्तिक का सुनकर सुन मोनिका के कान खड़े हो जाते हैं। उसने हैरान होकर पूछा, कृति क्या हुआ है, क्या देख रही हो तुम? कृतिका ने खुशी में मोनिका को फोन देते हुए कहा, मम्मा देखिए ना, रीत ने अपनी मम्मी के घर आने की क्यूट सी वेलकम पार्टी रखी थी तो उसकी कुछ फोटोज अपलोड की है। इसमें उनकी पूरी फैमिली है, वो, उसका भाई रेहान, मिस्टर कार्तिक, उनकी वाइफ नैना, उसके मम्मी पापा सब। अनिल भी एक्साइटमेंट में फोन में झांकते हुए कहते हैं, हाँ ये सब सच में कितने प्यारे लग रहे हैं। सो लवली एंड हैप्पी फैमिली, सो क्यूट। देखो तो जरा, लगता है रीत और रेहान दोनों ही अपनी मां पर गए हैं। ये सुन कृतिका खुशी से जोर से हाँ में सिर हिला देती है। उसे खुश देख रणवीर भी बहुत खुश होता है। वही उसकी नज़र मोनिका पर जाती है जो कि फोटो देखते वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल लग रही थी। उसे ऐसे जज्बाती होते देख रणवीर को बहुत अजीब लगता है। वही अनिल खुशी से फूले नहीं समाये जा रहे थे तो वो मजाक करते हुए बोले, हाय ये बच्ची कितनी क्यूट है, जी चाहता है मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं। तुम क्या कहती हो? ये सुनते ही मोनिका आंखें बड़ी करके अनिल को देखने लगती है। वो एकदम से ऊंची आवाज में बोल उठी, नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ऐसा दोबारा सोचना भी मत समझे। मोनिका का ऐसा करना किसी के भी समझ में नहीं आया। अनिल चौंकते हुए बोले, अरे मोनिका ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? काम डाउन। ये सुन मोनिका एकदम से शांत हो गई। कृति धीमी आवाज में बोली, अगर ऐसा होता है तो इसमें गलत क्या है? कृतिका फिर अपनी मां को देखती है जो आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी। कृतिका फिर मुंह नीचे करके चुपचाप खाना खाने लगती है। ना जाने क्यों लेकिन अपनी सास का ऐसा करना रणवीर को बहुत खटकता है। उसे वो पल याद आता है जब कार्तिक और कृतिका दोनों साथ में खड़े थे। इसने अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डाला तो उसे याद आया कि कार्तिक की आंखें कृतिका और मोनिका दोनों से ही बहुत मिलती जुलती है। ऊपर से कार्तिक बिल्कुल मोनिका की कार्बन कॉपी लगता है। उसका स्वभाव भी मोनिका से काफी मिलता जुलता है। सबसे अजीब कि कार्तिक और कृतिका दोनों का आईक्यू लेवल लगभग सेम है, साथ ही दोनों को बिजनेस की अच्छी समझ भी है। इतनी सारी सिमिलैरिटी देखकर रणवीर के दिमाग में जैसे ब्लास्ट हुआ। उसे याद आया कि उसने निखिल को कार्तिक के बारे में सब पता करने को बोला था, तो वो चुपके से निखिल को मैसेज कर देता है। वही मोनिका जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोक रखती है। रीत ने जानबूझकर बहुत ही चुन चुनकर फोटोज डाली थी। उसमें ज्यादातर सूरज और किरण की थी, कुछ कार्तिक और नैना की। उनमें से कुछ कार्तिक के बचपन की थी जब वो करीब 1 महीने का था। मोनिका नजर तो उस नन्हे कार्तिक पर आकर ही ठहर जाती है। उसे देखकर अनिल को कुछ याद आता है और वो फोटो जूम करके सरप्राइज होकर कहते हैं, अरे मोनिका जरा देखो तो, इसमें कार्तिक बिल्कुल हमारी कृति जैसा ही लग रहा है, एकदम सेम टू सेम फेस। हमारी कृति जब पैदा हुई थी तो वो भी इतनी ही क्यूट थी, ऐसी ही गोल मटोल थी। ये सुनकर मोनिका जेब जाती है। उसे लगा नहीं था कि अनिल ये बात नोटिस कर लेंगे। वही इससे रणवीर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। इतने में कृतिका एक्साइटमेंट में फोन लेकर फोटो देखने लगती है। फिर खुश होते हुए कहती है, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी फोटो ही लग रही है। देखो तो मम्मी, हम दोनों ही एक जैसे ही लग रहे हैं। मैंने तो इस पर पहले ध्यान ही नहीं दिया था। मोनिका फिर एक्सक्यूज देते हुए कहती है, अरे अरे, आज क्या ही गया है आप दोनों को? दोनों एक साथ बस बिना सिर पैर की बातें किए जा रहे हो। सारे न्यू बॉर्न बेबीज एक जैसे ही दिखते हैं।
इसमें नया क्या है? आप भी ना, चली खाने पर ध्यान दो। मोनिका के लताड़ने पर अनिल और कृतिका दोनों ही शांत हो जाते हैं। वहीं रणवीर के दिमाग में एक शक घर कर जाता है। इसलिए लंच खत्म होने के बाद वो सीधे अपने ऑफिस चला जाता है और निखिल को बुलाता है। निखिल के आते ही रणवीर बेसब्र होकर पूछता है, निखिल, मुझे कार्तिक की सारी इंफॉर्मेशन दो, जल्दी। बॉस का ऑर्डर मिलते ही निखिल कार्तिक की फाइल उनके आगे बढ़ा देता है। रणवीर फिर बहुत ध्यान से सारी डिटेल्स पढ़ने लगता है। रणवीर अपने सीईओ केबिन में बहुत ध्यान से कार्तिक की सारी डिटेल्स पढ़ने लगता है। वो बार बार पेज पलट पलट कर पढ़ता है, फिर गुस्से में निखिल पर चिल्लाते हुए कहता है, निखिल, इसमें कार्तिक की मां की फोटो कहाँ है? निखिल सिर झुकाते हुए शांति से बोला, सॉरी सर, मैंने बहुत पता किया लेकिन हमें सिर्फ उनके बचपन की ही फोटो मिली। जैसा कि इसमें लिखा है, कार्तिक की मां यानी मिस मोनिका मेहता जब 18 साल की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो मिस्टर दशरथ ओबोरॉय के घर पर एस पर्सनल केयर टेकर के तौर पर काम कर रही थी। उस समय मिसेस ओबोरॉय की तबीयत बहुत खराब रहती थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिसिन्स दी थी लेकिन मिस्टर दिवाकर को प्रेगनेंसी में दवाइयां लेना सही नहीं लगा। मिस मोनिका को आयुर्वेद की काफी अच्छी समझ थी तो इसलिए उन्होंने मिस मोनिका को अपॉइंट किया। इसलिए हमें सिर्फ उनके बचपन की हो फोटोज मिल पाए। ये सुन रणवीर गहरी सोच में डूब जाता है। उसे अच्छे से याद था जब कृतिका ने उसे बताया था कि उसकी मां जब 19 साल की थी जब वो पापा से मिली थी। पापा ने उनसे बहुत पूछा लेकिन मां ने कभी उन्हें उनके बचपन के बारे में नहीं बताया। रणवीर को यूं गहरी सोच में डूबा देखकर निखिल ने उत्सुकता से पूछा, सर, आप क्या सोच रहे हैं? और आपको मिस्टर कार्तिक की मां के बारे में क्यों जानना है? रणवीर ने फिर चेयर पर सिर टिकाकर लंबी सांस लेते हुए कहा, निखिल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सास और कार्तिक की मां के बीच कुछ तो कनेक्शन है। आई मीन, कृति की मां का नाम भी मोनिका है और कार्तिक की मां का नाम भी मोनिका है। कार्तिक की मां पिछले 32 साल से गायब है, वही कृति की मां के बचपन की किसी को कोई खबर नहीं। सबसे खास बात कि कार्तिक और कृति को देखकर मुझे ऐसा लगता है शायद उनमें खून का रिश्ता है। क्या पता कार्तिक की मां और मेरी सास दोनों एक ही हो। तुम इस बारे में क्या कहते हो? ये सुनकर निखिल की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वही उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो शॉक होकर कहता है, ओह सर, आपने जो कहा अगर वो सच है तो मिस्टर कार्तिक साहिल सर और मिहिर सर के भी बड़ी भाई होगे एंड वो आपके साले होगे। ये सुन रणवीर मुस्कुरा देता है। वो खुद भी इसी बारे में सोच रहा था। निखिल फिर सलाह देते हुए कहता है, सर, अगर हम चाहे तो ये मिस्ट्री हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रणवीर ने एक्साइट होकर पूछा, वो कैसे? निखिल ने स्मार्टली जवाब दिया, क्यों ना हम मिस्टर कार्तिक और मैडम का डीएनए टेस्ट करवा ले। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रणवीर खुश होते हुए कहने लगा, अरे हाँ, डीएनए टेस्ट, ये ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। जाओ, जल्दी से दोनों के सैंपल लेकर उनका डीएनए टेस्ट मैच करवाओ। मैं इसके लिए और इंतजार नहीं कर सकता। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत इस काम में लग गया। वही ओबोरॉय ग्रुप में सबकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अनिल और रणवीर ने मिलकर उनके सारे इन्वेस्टर्स अपनी तरफ कर लिए थे। साथ में उन्होंने ओबोरॉय ग्रुप के सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट बैन करवा दिए थे। ओबोरॉय ग्रुप के स्पॉन्सर्स एंड मॉडल्स उनको भी उन्होंने बैन करवा दिया था। ओबोरॉय ग्रुप के पार्टनर्स भी उनके हाथ पीछे खींच रहे थे। इन शॉर्ट, ओबोरॉय ग्रुप के सारे शेयर्स के दाम तेजी से गिरते जा रहे थे। इससे दशरथ का हाल बहुत बुरा हो गया था। इससे उनका बीपी भी बहुत हाई हो गया था। पद्मिनी से अपने पति की ये हालत देखी नहीं जाती तो वो उनके लिए बहुत परेशान हो जाती है। वही त्रिशा और यश कंपनी में अपना पूरा जोर लगा देते हैं कंपनी की रेपुटेशन बचाने की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। द शेरगिल्स के सामने भला कौन ही टिक सकता था। यश टेबल पर हाथ मारते हुए नफरत से कहता है, आह, मेरा मन तो करता है मैं इन सबको जान से मार दूं। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? ये इंडस्ट्री इनके बाप की है क्या? त्रिशा यश के कंधे पर हाथ रख के उसे शांत करती है। फिर धीरे धीरे शाम होने को आई। अपने वादे अनुसार कार्तिक और नैना डिनर टाइम पर ओबोरॉय मैंशन पहुंच गए। कार्तिक ने आज व्हाइट कलर का शानदार शर्ट और ब्लैक पेंट पहना था। उसके व्हाइट शर्ट से ज्यादा उसका चेहरा उस वक्त चमक रहा था। वो सीना तान के सिर उठाए स्टाइल से आ रहा था। कार्तिक का सीईओ वाला बॉसी अंदाज सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। वही नैना कार्तिक से भी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था। वो ड्रेस शोल्डर से थोड़ा रिवीलिंग था तो इसलिए कार्तिक ने अपना ब्लैक सूट उसके कंधे पर कवर कर दिया था।
इससे उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग साफ साफ दिख रही थी। दादा दिवाकर, पापा दशरथ, माँ पद्मिनी, यश, शनाया और त्रिशा सब जब कार्तिक और नैना को इस अलग लुक में देखते हैं तो उन्हें बहुत जलन होती है। सबसे ज्यादा तो शनाया की जल जाती है, क्योंकि कार्तिक अपना सूट हमेशा उसे ही देता था। जब शनाया हद से ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहना करती थी, वो आंखें बड़ी करके नफरत से नैना को देखती है। वही नैना शनाया को डेविल लुक देते हुए कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है तो शनाया मन ही मन उसे गालियां देने लगती है। हम्मम चुड़ैल कहेगी, नकचड़ी चिपकू कहेगी, तेरे तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगी, तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। कार्तिक बड़ी ही इज्जत के साथ सबसे कहता है, हेलो दादाजी, डैड, मॉम, आपने मुझे बुलाया, कुछ जरूरी काम था। पापा गुस्से से ऊंची आवाज में बोले, कार्तिक मैंने तुमसे क्या अकेले आने को नहीं कहा था, तुम इसे साथ में क्यों ले आए? ये सुन नैना गुस्से से सबकी तरफ देखती है। उसे ये फैमिली 1% भी पसंद नहीं आती। वही कार्तिक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि नैना को सब लोग ऐसे वेलकम कर रहे हैं। दशरथ और पद्मिनी कार्तिक के साथ हमेशा की ऐसा बिहेव करते थे, तब कार्तिक को इतना बुरा नहीं लगा, पर फिलहाल दशरथ का नैना को ऐसा कहना कार्तिक को अंदर ही अंदर जला रहा था। तो कार्तिक भी फिर ऊंची आवाज में उसी टोन में बोलता है, डैड, मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं कि आप मुझसे जैसे बात करना चाहे वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी वाइफ के साथ इज्जत से पेश आइए। मैं नैना की इंसल्ट हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुन दशरथ, पद्मिनी, यश और त्रिशा सबके सब चौंक गए। कार्तिक ने आज से पहले अपनी पूरी जिंदगी में उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, यहां तक कि कभी सर या नजर उठाकर देखा तक नहीं। और आज वो ही कार्तिक गुस्से से सिर उठाकर उन्हें ओपनली वार्निंग दे रहा था। ये देख पापा को कार्तिक पे हद से ज्यादा गुस्सा आ गया। वही कार्तिक का ऐसा एग्रेशन देखकर दादाजी बहुत खुश हो गए। एक फैमिली हेड को ऐसा ही एटीट्यूड शोभा देता है। उन्हें कार्तिक में फैमिली का अगला सक्सेसर बनने की सारी खूबियां दिखाई दे रही थी, जो आज से पहले उन्होंने कार्तिक में कभी नहीं देखी थी। इसका सीधा कारण नैना ही थी। आखिर संगत नाम की भी कोई चीज होती है। पद्मिनी नफरत से कहती है, कार्तिक, क्या तुम भूल गए हो ये तुम्हारे डैड है? जरा तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि आज तुम जहां खड़े हो सिर्फ हमारी बदौलत हो, समझे? ये सुन कार्तिक गुस्से से पद्मिनी को देखता है, मानो पूछ रहा हो, ऐसा क्या, जरा बताइए तो आपने मुझे सिवाय जिल्लत और गुलामी की ओर दिया ही क्या है? कार्तिक के मन की बात उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिसे हर कोई समझ पा रहा था। दादाजी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, कार्तिक, तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है, आओ मेरे साथ डिनर करने बैठो, हम बैठकर बातें करते हैं। कार्तिक का उनके साथ डिनर करने का कोई मूड नहीं था, वो तो बस जल्दी से इस सो कॉल्ड फैमिली से मिलकर जल्दी से घर जाना चाहता था। नैना कार्तिक की ये हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी, तो वो कार्तिक के हाथ को कसके पकड़ लेती है। कार्तिक नैना की तरफ हैरानी से देखता है, वही नैना इशारे से उसे दादाजी के साथ इज्जत से पेश आने को समझाती है। कार्तिक भी फिर हाँ में सिर हिलाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। एक तरफ दशरथ और पद्मिनी, सामने की तरफ कार्तिक और नैना बैठे होते हैं। यश और त्रिशा अपने माँ पापा की तरफ बैठे होते हैं। वही शनाया यश के सामने और कार्तिक के बाजू में बैठ जाती है। वही बीच में एक चेयर होती है जो हेड ऑफ द फैमिली की होती है, वहां दादाजी बैठे होते हैं। यश शनाया को आंखें बड़ी करके गुस्से से देखता है, जैसे कह रहा हो, लालची औरत, जहां अमीर लड़का देखा नहीं कि वहां चली जाती है। इसमें शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। सच में बहुत किस्मत वाला है कार्तिक, साले को अमीर घर की लड़की मिल गई और मैं फंस गया इस बेशरम लड़की के साथ। अपनी तो किस्मत ही खराब है हम्मम। वही नैना गुस्से से दांत चबाने लगती है जब वो शनाया को कार्तिक के बाजू में देखती है। वो कार्तिक को कोहनी मारती है और उसके सामने अजीब सा मुंह बनाने लगती है। इससे कार्तिक को हंसी आ जाती है। दादाजी कार्तिक से मुस्कुराते हुए कहते हैं, कार्तिक, तुमने बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली। मैंने सुना है कि मिस्टर मानव बजाज तुम्हारे पार्टनर बन चुके हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। कार्तिक ने भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी थैंक यू, पर यह सिर्फ मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है। इसमें नैना ने मेरी बहुत मदद की है। ये इसका सारा क्रेडिट नैना को जाता है। ये सुन नैना कार्तिक को देखकर मुस्कुराने लगती है, वही कार्तिक भी नैना को देख स्माइल करने लगता है। ये मोमेंट देखने में बहुत क्यूट लग रहा था। वही इससे दादाजी को छोड़ वहां मौजूद सभी चीर जाते हैं। शनाया फिर कार्तिक का ध्यान भटकाने के लिए उसे सोया सॉस सर्व करते हुए कहती है, अरे कार्तिक, इसे लो ना, ये बहुत टेस्टी है। मुझे पता है तुम्हें इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है।
एंड ये भी लो, साथ में ये भी। एंड योर फेवरेट रायता, मैंने सारा खाना तुम्हारे पसंद का ही बनाया है। ऐसा बोल शनाया बहुत प्यार से कार्तिक को सवे करने लगती है। इससे नैना को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। एक कार्तिक था जिसे नैना की हर छोटी से छोटी बात पता है, लेकिन उसे कार्तिक पसंद की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। कार्तिक जब देखता है कि नैना का मूड कुछ सही नहीं है तो वो राजमा की चम्मच नैना की तरफ बढ़ा देता है। ये देख नैना के चेहरे पर अपने आप ही बड़ी स्माइल आ गई। उसने बिना ना मुकर किए उसे खा लिया। उसे ऐसे खिलखिलाते देख कार्तिक को भी बहुत अच्छा लगा। दादाजी खुद होते हुए बोले, वाह कार्तिक, तुम में शादी के बाद सच में काफी बड़े चेंजेस आ गए हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये सुन नैना थोड़ा शर्मा जाती है। वही कार्तिक भी बस मुस्कुराकर इस बात पर अपनी हामी भर देता है। फिर दादाजी आगे बोले, अच्छा बेटा, तुम्हारा यहाँ इस घर में रहने के बारे में क्या ख्याल है? कार्तिक ये सुनते ही निवाला मुंह में रख के रुक गया। उसे सच में इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दादाजी उसे ओबोरोय मैंशन में रहने को बोलेंगे। वही इससे कार्तिक को खांसी आने लगती है, तो नैना और शनाया दोनों एक साथ ही कार्तिक के मुंह के पास पानी बढ़ा देते हैं। ये सब होता देख सभी कार्तिक की तरफ देखने लगते हैं। वही कार्तिक बिना किसी एक्सप्रेशन से नैना के हाथ से पानी पी लेता है। उसे ऐसा करता देख शनाया का जैसे दिल ही टूट जाता है। उसे कार्तिक का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही कार्तिक दादाजी से शौक होकर पूछता है, क्या दादाजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला यहाँ क्यों रहूंगा? दादाजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हाँ कार्तिक, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें इस ओबोरॉय फैमिली का अगला सक्सेसर बनाऊंगा, तुम्हें हेड ऑफ द फैमिली बनाऊंगा। ये सुन कार्तिक और नैना दोनों चौंक जाते हैं। नैना के दिल ये सोचकर ही जैसे फट जाता है कि उसे मामा और मामी से दूर रहना पड़ेगा। वो कार्तिक की तरफ देखकर जोर से नामे सिर हिला देती है। वही शनाया मन ही मन मुस्काए जा रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कार्तिक चाहे कितना भी नानुकूल कर ले, उसे दादाजी का मान रखने के लिए उनकी बात माननी ही पड़ेगी। वही कार्तिक के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। वो बचपन से ही इस फैमिली में आना चाहता था, अपने पापा के पास, लेकिन ऐसे नहीं, अपने मामा मामी को छोड़कर नहीं। दादाजी कार्तिक की हालत बहुत अच्छे से समझ सकते थे। वो कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं जानता हूं बेटा कि इस परिवार से तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला और इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं अब अपनी ये गलती सुधारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और नैना अब से इसी घर में रहो और हमारा वंश आगे बढ़ाओ। वंश का नाम सुनते ही कार्तिक और नैना दोनों की ही आंखें एकदम चौड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। कार्तिक फिर बहुत ध्यान से इस ऑफर के बारे में सोचने लगता है। उसे सोचता देख सभी कार्तिक की तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं। जाहिर है अगर कार्तिक वापस से ओबोरॉय ग्रुप ज्वाइन करता है तो उन्हें सीधा सीधा उसके नाम का, उसकी पहचान का बेहिसाब फायदा होगा। वही कार्तिक को देख नैना की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। कार्तिक को यूं गहरी सोच में डूबा देख दादाजी जोर देते हुए बोले, कार्तिक, तुम इतना क्या सोच रहे हो? हमारा जो भी कुछ है वो जितना यश और त्रिशा का है उतना तुम्हारा भी है। तुम भी इस प्रॉपर्टी में और ओबोरॉय ग्रुप में बराबर की हिस्सेदारी रखते हो। देखो कार्तिक, मैं तुम्हें कोई भीख नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बस वही दे रहा हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तुम्हें अपना हक लेने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? मेरी बात मान लो और इस घर में आकर हंसी खुशी से रहो। ये सुनकर कार्तिक फिर दुविधा में पड़ जाता है। वही नैना को दादाजी पर बहुत तेज गुस्सा आता है। आखिरकार कार्तिक के साथ वही सब हो रहा है जो कभी उसके साथ हुआ था। नैना को अपनी माँ की और अपने पापा की कंपनी छोड़नी पड़ी थी। उनका घर छोड़ना पड़ा था और मजबूरी में बिरला मैंशन आना पड़ा था। उसे बिरला फैमिली शुरुआत से पसंद नहीं थी, पर उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। और आज कार्तिक को भी वही सब झेलना पड़ रहा है। नैना से और ये सब सहन नहीं होता और वो नाराजगी से दादाजी से कहती है, दादाजी, आपको अचानक से कार्तिक की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आज आप इस परिवार की, इस प्रॉपर्टी की दुहाई दे रहे हैं। जब कार्तिक को अपने बुरे दौर में इन सब की जरूरत थी तब आप कहाँ थे? कार्तिक जब अपनी ही कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और करोड़ों का प्रॉफिट करने वाली खुद की कंपनी से उसे बस चंद हजार रुपए मिलते थे, तब क्या आपको उसका हक याद नहीं आया? और आज जब उसका अपना एक परिवार है, उसकी अपनी एक कंपनी है, तो आप उससे वो सब अलग कर देना चाहते हैं। सच में आपको ये बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? ये सुन पद्मिनी ऊंची आवाज में कहती है, नैना, आवाज नीचे रख के बात करो। मत भूलो तुम अभी बिरला मैंशन में नहीं हो, ये ओबोरॉय मैंशन है। तुम जिनसे बात कर रही हो और ये तुम्हारे डेढ़ ससुर है।
नैना भी ताव से कहती है, तो क्या? इज्जत सिर्फ बड़ी उम्र से नहीं मिलती, इज्जत बड़े काम करने से मिलती है। इन्होंने कार्तिक को आखिर दिया ही क्या है सिवाय दर दर की ठोकरों के। कार्तिक की ना इस घर में इज्जत है ना ही कंपनी में। कार्तिक यहाँ क्यों रहेगा? आप लोगों के पास उसे देने के लिए ना ही प्यार है ना ही अपनापन। आपको क्या लगता है हमें ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग बस अपने मतलब के लिए कार्तिक को अपने पास रखना चाहते हैं? ये सुन सब आंखें बड़ी करके हैरानी से नैना को देखने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि नैना इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। वही नैना लाल आंखों से सबको देखने लगती है। वही कार्तिक हर बात को बारीकी से समझने की कोशिश करता है। वही नैना की कड़वी बात सुनकर दादाजी भी झेप जाते हैं। वही शनाया लाल पीली हो जाती है ये सोचकर कि कहीं कार्तिक पर नैना की बातों का असर ना हो जाए। तो वो नैना को ताना मारते हुए कहती है, हम्मम तुम अमीर घर की लड़कियों को क्या पता कि स्ट्रगल करना क्या होता है, सालों की मेहनत क्या होती है। हम सबने देखा है कार्तिक को स्ट्रगल करते हुए, मुसीबतों से जूझते हुए। माना कि हमने ये करने में बहुत देर कर दी है पर देर से ही सही, आखिरकार कार्तिक को वो सब मिल रहा है जो उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो फिर तुम उसके बीच में क्यों आ रही हो? ये घर, ये प्रॉपर्टी, ओबोरॉय ग्रुप, ये सब हमेशा से कार्तिक का था और अब कार्तिक को मिल रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? मिस नैना बिरला, मुझे तो लगता है तुम खुद ये चाहती ही नहीं हो कि कार्तिक इस बड़े घर में रहे, ऐश और आराम की जिंदगी जिए। कहीं तुम कार्तिक को बिरला फैमिली का घर जमाई बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो उस वैभव सिन्हा की तरह? तुम सच में बहुत बुरी हो। तुम्हारे दिल में ही खोट है तभी तुम कार्तिक को इस परिवार में आने नहीं देना चाहती। ये सुनकर नैना का दिमाग मानो फट जाता है। वो गुस्से से जोर से कहती है, शनाया यू जस्ट शट अप अदरवाइज आई विल ब्रोक योर माउथ। ये सुन शनाया पहले तो थोड़ा डर जाती है। आखिरकार वो पहले भी नैना का रौद्र रूप झेल चुकी है पर फिर भी हिम्मत करके हंसते हुए नैना से बोलती है, क्यों? भला मैं क्यों चुप रहूं? मैंने गलत क्या कहा? तुम शुरुआत से ही यही चाहती हो कि कार्तिक तुम्हारे भाई के टुकड़ों पर पले, तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर पले, ताकि आखिर में कार्तिक उनका घर जमाई बन जाए। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई हो, क्योंकि कार्तिक को देखकर ही लगता है कि शायद अब वो बिरला फैमिली के प्रेशर में आ गया है। ये सुन नैना जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, शनाया चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्तिक पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, समझी? दशरथ ने इतने में लगी हुई आग में घी डालते हुए कहा। तो फिर मिस नैना तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है कार्तिक के यहाँ रहने से? ये उसका ही घर है एंड वो यहाँ रहता है तो इसमें गलत ही क्या है? ये सुन पद्मिनी भी सुझाव देते हुए कहती है, हाँ नैना, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक के यहाँ होने से किसी को भी कोई ऐतराज है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए एंड यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो तो कार्तिक के मामा मामी उसकी परवरिश करना चाहते थे, इसलिए बाकी आज कार्तिक हमारे साथ ही रह रहा होता। क्यों दादाजी? दादाजी भी हाँ में सिर हिला देते हैं। वो प्यार से कार्तिक से कहते हैं, कार्तिक बेटे, तुमने आज तक मेरी कही हुई सारी बात मानी है, क्या तुम इस बार मेरी बात नहीं मानोगे? नैना फिर कार्तिक का हाथ पकड़कर जोर देते हुए कहती है, लेकिन क्यों कार्तिक, क्यों माने आपकी बात? उसे आपकी प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है ना ही इस घर की। वो मेहता निवास छोड़कर यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, है ना कार्तिक? शनाया भी कार्तिक का दूसरा हाथ पकड़कर कहती है, कार्तिक यहाँ आएगा, उसे यहाँ आना ही चाहिए। आफ्टर ऑल ये सब कार्तिक का ही तो है। कार्तिक ने दिन रात मेहनत इसीलिए तो की थी ताकि उसे भी नाम मिले, इज्जत मिले, और आज जब उसे ये सब मिल रहा है तो तुम उसमें टांग अड़ा रही हो। कार्तिक, तुम्हें यहाँ आना होगा। एक तरफ नैना कार्तिक को अपनी तरफ खींच रही थी, दूसरी तरफ शनाया। आखिर में कार्तिक अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहता है, हाँ ये सच है कि मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, यहाँ रहना चाहता था। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। पर अब जब ये ड्रीम सच हो रहा है तो सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने मामा मामी को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। मैं उनके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। ये सुन नैना गहरी सांस लेती है। वही दादाजी भी शांत हो जाते हैं। लेकिन प्यारे पापा कहाँ आसानी से मानने वाले थे। तो इतने में पापा कार्तिक को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, तो कार्तिक, तुम क्या अब इस घर में नहीं आओगे, हमारे साथ नहीं रहोगे? क्या तुम अब हमें अपना परिवार नहीं मानते? क्या तुम अब हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? क्या अब हम तुम्हारे लिए बदल गए हैं या तुम्हारी नजरों में हमारी इज्जत काम हो गई है? ये सुन कार्तिक तपाक से बोल उठता है, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। बात बस इतनी सी है कि। इतने में दादाजी भरी मन के साथ बोले, कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं।
नैना बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस घर में कभी खुश नहीं रहोगे। सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें इस परिवार से दूर रखा। अगर मैं तुम्हें पहले ही इस परिवार में ले आता तो आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे होते। कार्तिक को दादाजी की ये मायूसी भरी आवाज सुनकर बहुत तकलीफ होती है। उससे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। कार्तिक भारी मन से कहता है, दादाजी आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बस अपने मामा मामी के साथ रहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। ये सुन नैना को अब कहीं सुकून मिलता है, वही शनाया थोड़ी निराश हो जाती है। इतने में यश फिर ताना देते हुए कहता है, हम्मम ये बस बहानेबाजी है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा हमसे सारा मतलब अब खत्म हो चुका है। तुम हम सबसे ऊब चुके हो। आखिरकार अब तुम्हारे सर पर बिरला फैमिली का हाथ जो है, और अब तो मिस्टर बजाज भी तुम्हारे साथ है, तो अब तुम हमारे साथ क्यों ही रहोगे। फिर त्रिशा भी कार्तिक को जोर देते हुए कहती है, हाँ कार्तिक, तुम्हें मामा मामी का बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सारी बात अच्छे से पता है। तुम्हारी जगह अगर हम भी होते तो हम भी यही करते। आखिर ये सब तो हमारे खून में ही है। इट्स ओके। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ओबोरोय ग्रुप में ही आ जाओ। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते दादाजी को खुश करने के लिए। फिर सभी वापस से दिल थाम के कार्तिक को देखने लगते हैं। नैना कार्तिक को नामे इशारा कर देती है। वो मेहता निवास को कभी ऐसे नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। कार्तिक फिर फाइनल आंसर देता है, फाइन, मैं ओबोरोय ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। एंड दादाजी ने उत्सुक होकर पूछा, एंड कार्तिक दादाजी को राइस पास करते हुए बोला, जब तक आप इस घर में हैं हम यही रहेंगे। ये सुन दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं, वही इससे सबके चेहरे चमक उठते हैं। वही नैना को यकीन नहीं होता कार्तिक इनो बहकावे में कैसे आ गया। शनाया खुश होते हुए रसगुल्ला कार्तिक के मुंह में डाल देती है और कहती है, ओह कार्तिक, तुम सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू। जब डिनर खत्म होता है तो कार्तिक और नैना घर वापस आ जाते हैं। पूरे रास्ते में नैना कार्तिक की तरफ देखती तक नहीं, वो मुंह फुलाकर बैठी रहती है। फ्रेश होने के बाद जब नैना से रहा नहीं जाता तो वो कार्तिक को पिलो से मारते हुए कहती है, कार्तिक, तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों, तुम्हें उनकी बात मानने की क्या जरूरत थी। वो लोग कितने मतलबी है। तुमने एक बार भी मामा मम्मी के बारे में नहीं सोचा। जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। कार्तिक ने शांति से पूछा, नैना तुम्हें क्या लगता है मैंने मामा मामी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। नैना ने फिर नाराजगी से पूछा, तो फिर तुमने वहां रहने के लिए हामी क्यों भरी। कार्तिक ने नैना को पहले बेड पर बिठाया, फिर वो घुटनों के बल उसके सामने जमीन पर बैठा, फिर नैना के हाथ थामकर कहने लगा, नैना तुम्हें पता है जब मैं स्कूल में था तब मैं दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखता था। उस वक्त मेरे दिल से बस यही आह निकलती थी कि काश मेरे मम्मी पापा भी एक होते, साथ होते। दूसरे बच्चे अपनी माँ को तंग करते थे, पापा से जिद करते थे, उनके साथ पूरे घर को सिर पे उठा देते थे, और मैं अपने माँ पापा से दूर मामा के घर रहता था। मेरा भी मन करता था मैं अपने पापा के साथ उनके घर में रहूं। ये सब सुन नैना एकदम से शांत हो जाती है। अकेलापन क्या होता है ये उससे बेहतर और कौन जान सकता है। कार्तिक आगे कहता है, नैना मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि इस समय वो लोग मुझे अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, इसके पीछे उनके क्या इरादे हैं। लेकिन मैं ये बात भी झुठला नहीं सकता कि मैंने इस दिन का हमेशा से इंतजार किया है। मुझे अच्छे से पता है मुझे उनसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला। वो लोग कभी भी मुझे नहीं अपनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उस परिवार में जाना चाहता हूँ। वो जो भी है, जैसा भी है, मेरा परिवार है। जिस तरह तुम्हारे डेट बदल गए, क्या पता फ्यूचर में मेरे डेट भी बदल जाए। मुझे माँ तो कभी नहीं मिली, कम से कम पापा का प्यार ही मिल जाए। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है। नैना प्यार से कार्तिक के गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, कार्तिक मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें आज भी अपना मानते हो, लेकिन उनका क्या। ताली दो हाथ से बहती है, एक हाथ से नहीं। वो लोग ना तुम्हारे प्यार के लायक है ना ही इज्जत के। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, और ये तुमने बिना मौका दिए ही समझ लिया। कम से कम उन्हें एक मौका तो दो। कल किसने देखा है, क्या पता रिजल्ट कुछ अलग निकल आए। क्या पता आदित्यनाथ अंकल की तरह इनका भी दिल बदल जाए। ये सुन नैना के दिल में भी एक उम्मीद जग जाती है। हाँ, ये तो सच था कि आदित्यनाथ ने कार्तिक को एस सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। क्या पता दशरथ के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। नैना फिर धीमी आवाज में बोली, तो अब तुम ये बात मामा मामी को कैसे बताओगे। देखो मैं उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहने वाली, समझे। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं,
मैं खुद कल उनसे इस बारे में बात करूंगा, तो तुम टेंशन मत लो, ओके। नैना फिर खुश होते हुए कार्तिक के दोनों गाल खींचते हुए पाउट बनाकर कहती है, ओह कार्तिक, तुम इतने सीधे, इतने अच्छे क्यों हो? तुम में इतनी पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आती है, बताओ मुझे। कार्तिक पहले तो जोर से चिल्लाता है, आ। फिर मासूमी से कहता है, क्या मतलब कहाँ से आती है? लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो इंसान पागल हो जाएगा। लाइफ में अच्छे थॉट्स एंड एथिक्स तो होने ही चाहिए। तुम एक बुक ऑथर होकर ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? ये सुन नैना की आंखें चमक जाती है। वो फिर जल्दी से खड़ी होती है और अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है। कार्तिक हैरान होकर पूछता है, नैना क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो तुम? नैना, ओफो, कुछ बताओगी भी? नैना फिर झटके से पीछे मुड़ी। उसने अपने पीछे कुछ छुपा के रखा था। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, उफ नैना, ये क्या बचपना है, तुम ये क्या छुपा रही हो अपने पीछे? नैना फिर मुस्कुराते हुए एक बुक आगे करते हुए कहती है, टेंटिडेन। कार्तिक ने हैरान होकर कहा, ये? नैना झूमते हुए बोली, मेरी नई स्क्रिप्ट, मैं इस स्टोरी पर मूवी बनाने जा रही हूँ। ये सुन कार्तिक बहुत ज्यादा खुश होता है। वो नैना से बुक लेकर कहता है, वाह नैना, तुम सच में जीनियस हो, तुमने इतनी बड़ी बुक लिख डाली, लेकिन कब? नैना कार्तिक के सिर पर हल्के से मारते हुए कहती है, बुद्धू, कहानियां रातों रात नहीं लिखी जाती, उसे पूरा होने में लंबा समय लगता है। कार्तिक ने एक्साइट होकर पूछा, अच्छा जरा मुझे बताओ ना, तुमने क्या लिखा है इसमें? इसका मैन लीड कौन है एंड स्टोरी क्या है? नैना खुद पर प्राउड करते हुए कहती है, ये स्टोरी एक लड़के पर बेस्ड है जो एक डिटेक्टिव होता है। उसे किडनैप करके एक जंगल में लाया जाता है। वही एक लड़की भी होती है जो जंगल में गुम जाती है। दोनों फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलकर उस जंगल से बाहर निकलते हैं। कार्तिक फुल एक्साइटमेंट में कहता है, हम यानी फुल ऑफ एडवेंचर। आजकल लोगों को ऐसी वाइल्ड लाइफ वाई मूवीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। मुझे खुद भी जंगल एडवेंचर बहुत पसंद है। ये मूवी सच में बहुत बड़ी हिट होगी, देख लेना। नैना फिर चौंकते हुए पूछती है, क्या तुम्हें जंगल एडवेंचर पसंद है? तुम कभी जंगल गए भी हो? तुम्हारा कभी जंगली जानवर से सामना हुआ है क्या? ये सुन कार्तिक नैना के नाक पर टैप करता है, फिर हंसते हुए कहता है, मैडम ये बस इंटरेस्ट की बात है। तुम ये जो टाइम लूप की स्टोरी लिखती हो, तो क्या तुमने खुद कभी टाइम ट्रेवल किया है? ये सुन नैना खुद से अपने सिर पर हाथ मारती है। उसे देख कार्तिक भी नैना के सिर पर हल्के से हाथ मारता है। उसे देख नैना कार्तिक के सिर पर हल्के से हाथ मारता है। फिर कार्तिक, फिर नैना, फिर कार्तिक, फिर नैना। थोड़ी देर तक ये सब चलने के बाद आखिर में दोनों शांति से सो जाते हैं। वही आज लंबे अरसे के बाद दशरथ और दादाजी भी चैन से सो जाते हैं। वही पद्मिनी को अपनी पे बहुत तेज गुस्सा आता है। आखिर उसका ही बेटा इतना नालायक क्यों पैदा हुआ? कल जब लोगों को ये पता चलेगा कि ओबोरॉय ग्रुप का सीईओ यश नहीं बल्कि कार्तिक है, तो लोग मेरे बेटे का कितना मजाक बनाएंगे। पद्मिनी यहाँ वहां घूमते हुए तय करते हुए खुद से ही कहती है, नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं कार्तिक को ओबोरॉय ग्रुप का सीईओ नहीं बनने दूंगी। मैं उसे यश की जगह कभी नहीं लेने दूंगी। उसे अगर वहां काम करना है तो उसे यश के हाथ नीचे ही काम करना होगा। कार्तिक, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये सब बस प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम नाजस कहे के तुम इस घर में रहना तो छोड़ो, यहाँ आने लायक भी नहीं हो। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सब सोचते हुए पद्मिनी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाने लगती है। वही यश और त्रिशा के मन में भी कुछ ऐसी ही खिचड़ी पक रही होती है। तीनों फिर साथ में खुश होकर कहते हैं, ओह यस, अब कार्तिक को अच्छा सबक मिलेगा। फिर तीनों भी सुकून से सो जाते हैं। आपको क्या लगता है वो कल क्या करेंगे? वो ऐसा क्या करेंगे जिससे कार्तिक अपना फैसला एक ही रात में बदल लेगा, या फिर कार्तिक हमेशा की तरह उनके मंसूबों पर पानी फेर देगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे स्टोरी लिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। मेघा जी, नीलाखी जी, मानसी जी, सबसे पहले तो आपको दिल से थैंक यू। आप फिक्र मत कीजिए। कार्तिक और नैना ने रिवेंज मैरिज किया है तो उनका शनाया और वैभव से फेस ऑफ होना नॉर्मल है। आपकी भावनाओं के लिए दिल से थैंक यू। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्टोरी अब आगे। अगले दिन ओबरॉय फैमिली बहुत जल्दी उठकर तैयार हो जाते हैं। दशरथ और दादाजी दोनों ही बहुत जोश में लग रहे थे। कार्तिक के कदम बहुत शुभ है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है।
कार्तिक जब तक ओबोरॉय ग्रुप में रहा वो टॉप पर थी, जैसे ही वो गया उसकी बैंड बज गई और अब कार्तिक वापस आने वाला है तो ओबोरॉय ग्रुप वापस से टॉप पर पहुंच ही जाएगा। हॉल में दादाजी ने पापा से खुश होते हुए पूछा, दशरथ तुमने सारे स्टाफ को अच्छे से सब समझा तो दिया है ना? मैं पहले ही बता देता हूँ कार्तिक के साथ आज कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। दशरथ ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ पापा, मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज करवा दिया है, सब कुछ सेट है, डोंट वरी। दादाजी ने फिर राहत की सांस लेते हुए कहा, हम कार्तिक के आने की खबर से ही मेरे तो रोम रोम में जोश आ गया। पता नहीं जब वो यहाँ रहने आएगा तो क्या होगा, मैं कहीं इस खुशी के मारे मर ही न जाऊं। दशरथ नाराज होते हुए कहने लगे, पापा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादाजी फिर मुस्कुराने लगे। पद्मिनी और त्रिशा जो कब से सोफे पर बैठकर बाप बेटे की बातें सुन रही थी वो इन सब से चीड़ जाती है। त्रिशा धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए माँ से कहती है, देखो मम्मा, जब हम ऑफिस जाते थे दिन भर मेहनत करते थे तब तो किसी को भी हमारी मदद नहीं दिखी, हमारी मेहनत नहीं दिखी, और आज कार्तिक के आने पर इतनी खुशी। मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं वो नाजायज हमसे हमारा सब कुछ न छीन ले। मैंने पता किया है वहां पर सभी लोग कार्तिक के आने से बहुत खुश हैं और सब मेरा और यश का बहुत बुरी तरह से मजाक बना रहे हैं। सच कहूं तो आज मुझे ऑफिस जाने में बहुत शर्म आ रही है। मुझे आज जो जिल्लत सहनी पड़ेगी पता नहीं उसे मैं कैसे सहन करूंगी। जिस सीईओ के चेयर पर आज तक दादाजी बैठे, डेड बैठे, यश बैठा, मैं बैठी, आज वहां वो नाजायज बैठेगा। ये सोचते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। पद्मिनी शैतानी स्माइल करते हुए कहने लगी, डोंट वरी त्रिशा, आज तुम्हें नहीं उस कार्तिक को जिल्लत सहनी पड़ेगी। तुम अच्छे से रेडी होकर ऑफिस जाओ, आज वहां बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। ये सुन त्रिशा आंखें चौड़ी करके अपनी मां को देखने लगती है, फिर मुस्कुराते हुए पूछती है, सच? मां ने जोर से हाँ में सिर हिला दिया। त्रिशा ने जोर से मां को गले लगा लिया, फिर खुश होकर कहा, ओह मम्मा, यू आर द बेस्ट। वही यश के रूम में यश मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रहा था, तभी शनाया अपने ड्रेस को ठीक करते हुए उसके आगे आ जाती है। यश चिढ़ते हुए कहता है, शनाया तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? तुम्हारा ऑफिस में कोई काम नहीं है तो घर पर बैठो समझी। शनाया पीछे मुड़कर यश को ताना कसते हुए कहती है, यश, मेरे ख्याल से आज मुझे नहीं बल्कि तुम्हें घर पर बैठने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा सारा काम और बिजनेस तो अब कार्तिक ही संभालेगा, तो तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। ये सुनकर यश तिलमिला जाता है। वो शनाया को बाजू से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही शनाया की सारी हेकड़ी झटके में निकल जाती है। यश फिर अचानक से मुस्कुराने लगता है और शनाया की थोड़ी पकड़कर कहता है, माय लवली वाइफी, तुम जैसा सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कार्तिक ऑफिस आएगा जरूर, लेकिन। शनाया हैरान होकर पूछती है, लेकिन क्या यश? आगे बोलो। यश फिर उसे छोड़ते हुए कहता है, तुम आज ऑफिस तो आ ही रही हो, खुद ही देख लेना। ये सुनकर शनाया सोच में पड़ जाती है। वही यश उसे वैसे ही छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है। वही कार्तिक और नैना भी आज बहुत अच्छे से रेडी हुए थे, लेकिन आज की बात कुछ और ही थी। नैना का चेहरा सुबह से लटका हुआ था। वही कार्तिक रोनित, इशिका और राकेश को कॉल करके उसे कल की सारी बात बताता है। पूरी बात जानने के बाद तीनों को समझ नहीं आता कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी। राकेश गुस्से में कहता है, कार्तिक के बच्चे, तुझे इतनी दरियादिली दिखाने की जरूरत ही क्या है? तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती कि उन्हें बस तुम्हारे कॉन्टैक्ट से मतलब है और कुछ भी नहीं। इशिका भी एडवाइस देते हुए कहती है, हाँ सर, वो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको बुला रहे हैं। मतलब खत्म होते ही वो आपको कंपनी से बाहर कर देंगे, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। रोनित भी जोर देते हुए कहता है, हाँ भाई, तू रहने दे, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे, समझा? मैंने सब पता किया है, ओबोरॉय ग्रुप का हाल बेहाल हो गया है। शेरगिल्स ने उनकी नाक में दम कर दिया है। तुझे तो पता है ना कि शेरगिल्स और ओबोरॉयच के बीच पंगा हो रखा है उस त्रिशा की वजह से। अब अगर तू उनकी तरफ गया तो कहीं तेरे और शेरगिल्स के रिश्ते भी खराब ना हो जाए। तुझे पता तो है ना, मिहिर और साहिल पागलों की तरह ओबोरॉय ग्रुप के पीछे हाथ धोके पड़े हैं। ये सब सुनकर नैना को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो कार्तिक की तरफ परेशान होकर देखती है और पूछती है, हाँ कार्तिक, ये सब तो हमने सोच ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? हम शेरगिल्स से दुश्मनी नहीं पाल सकते। तभी कार्तिक नैना के गाल पर हाथ रखकर कहता है, भाई लोग देखो, तुम सब टेंशन मत लो, मैंने सब सोच लिया है।
रोनित तुम साहिल और मिहिर को कन्वेंस करोगे। एंड नैना मेरी वाइफ एंड 50% पार्टनर होने के नाते मेरे साथ आएगी। एंड इशिका और राकेश तुम दोनों भी मेरे साथ चल रहे हो एस माई असिस्टेंट एंड पर्सनल मैनेजर। ये सुन सभी शांत हो जाते हैं। आखिर में कार्तिक उनका बॉस था तो वो उसे मना नहीं कर सकते थे। तो सब हम ठीक है कह के फोन काट देते हैं। नैना कार्तिक का हाथ पकड़कर पूछती है, कार्तिक सब ठीक तो होगा ना? मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत डर लग रहा है। पक्का कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कार्तिक मुस्कुराते हुए नैना के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, नैना देखो लाइफ के हर मोड़ पर परेशानी तो आती ही है, ये तय है तो हमें उसका सामना करना ही होगा। एंड हर एक्शन का रिएक्शन होना भी तय है, तो तुम्हारे टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। नैना अगर मैं हर बात पर टेंशन लेता होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता, शायद मैं कुछ भी नहीं होता। अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। हम चाहकर भी एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते। अगर हम एक को खुश करेंगे तो दूसरा अपने आप नाराज हो जाएगा, यही दुनिया का नियम है। कुछ समझी? ये सब सुनकर नैना को थोड़ी शांति मिलती है। ये सारी बातें कहीं न कहीं सही तो थी। नैना फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर जिद करते हुए कहती है, कार्तिक मुझसे प्रॉमिस करो तुम जो भी कुछ कर रहे हो इससे तुम्हें, हमारी कंपनी और हमारी फैमिली किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुन कार्तिक नैना का हाथ कसके पकड़ लेता है और उसके करीब आकर कहता है, नैना मुझे ऐसा प्रॉमिस करने की सच में कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते तुम पर, हमारी कंपनी पर और हमारी फैमिली किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब कहीं जाकर नैना के दिल को सुकून मिला। अब ओबोरॉय ग्रुप में पूरा स्टाफ बेसब्री से कार्तिक के आने का इंतजार कर रहा था। अब तक दादाजी, पापा, माँ, यश, शनाया और त्रिशा सबके सब वहां पहुंच चुके थे। सब बस धीमी आवाज में उनका मजाक बना रहे थे। जरा देखो तो, जिसे 6 साल तक असिस्टेंट मैनेजर बनाए रखा उसे कभी भी एक पैसे का प्रमोशन नहीं दिया, आज उसे सीईओ बना रहे हैं। क्या मजाक है? हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, कार्तिक एक दिन इस कंपनी का सीईओ बनकर रहेगा। देखो मेरी बात सच हुई। अब ये कामचोर यश उसका मैनेजर बनेगा। हाँ हाँ हाँ। सच में कार्तिक ओबोरॉय ग्रुप का सीईओ बनना डिजर्व करता है। वो इस यश से लाख गुना बेहतर है। हम थैंक गॉड कि आपने आखिरकार देर से ही सही लेकिन हमें ये दिन दिखाया। हाँ, वैसे तुम्हें याद नहीं है क्या यश कैसे कार्तिक को परेशान किया करता था, उसके हैं काम में टांग अदाया करता था। मैं तो अब ये देखने के लिए बेताब हूँ कि कार्तिक यश से कैसे बदला लेता है। हाँ, मैं भी ये सब देखने के लिए पागल हुई जा रही हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि कार्तिक सर इस थरकी की अक्कल ठिकाने पर ले आए। साला छोटे छोटे बहाने से वो मुझे अपने केबिन में बुलाया करता था। मैं तो चाहती हूँ कि कार्तिक सर इसकी जमकर बैंड बजाए। हाँ, हम इस यश के साथ साथ कार्तिक सर को इस त्रिशा को भी अच्छा सबक सिखाना चाहिए। मुझे तो ये फूटी आंख नहीं भाती। निकचड़ी कहे कि इसकी नाक पे हमेशा गुस्सा भरा रहता है। हमें ट्रीट तो ऐसे करती है जैसे हम एम्प्लॉय ना होकर इसके सर्वेंट है। हाँ, मैंने तो सुना है कार्तिक सर अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। राकेश को ही देख लो, उसकी तो किस्मत ही चमक उठी है निका ज्वाइन करते ही। बाकी तो इस यश ने तो उस बेचारे के 12 बज दिए थे। सारे एम्प्लॉइज ऐसे ही घुसफूस किए जा रहे थे। वही शनाया के दिमाग में भी कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि ओ मेरे प्यारे से भोले से कार्तिक, आखिरकार तुम मेरे पास आना ही पड़ा। आज तुम कंपनी में आओगे, कल घर में और परसों मेरे बेड में। मैं तुम्हें फिर से पा ही लूंगी और फिर उस चुड़ैल के साथ तुम्हारा डाइवर्स करवाकर तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाड़ी तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आई प्रोमिस। अब घड़ी में 8 बजे। इतने में कार्तिक हमेशा की ही तरह अपनी सेकंड हैंड सस्ती सी कार में ओबोरॉय ग्रुप के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके साथ नैना भी थी। वहीं पीछे एक लग्जरियस कार में राकेश और इशिका बैठे थे। सबको पता था कि कार्तिक एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस है और राकेश उसका एम्प्लॉय, लेकिन फिर भी दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कार्तिक का सिंपल लुक उसका डाउन टू अर्थ होना शो कर रहा था, वहीं राकेश का लुक उसे एक शानदार कंपनी के शानदार सीईओ का एम्प्लॉय होना शो कर रहा था। दादाजी, दशरथ, पद्मिनी, यश, शनाया और त्रिशा सबके जैसे होश ही उड़ गए। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कार्तिक ऐसे सिंपल लुक में आएगा। उनके यहाँ का सर्वेंट भी इससे ज्यादा स्टाइलिश लगता है। सच में कार्तिक ने तो उनकी नाक ही कटवा दी। यश चिढ़ते हुए त्रिशा से बोला, हम किसी ने सच ही कहा है, भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो तो भी वो मांगेगा तो भीख ही। साला इतने ऊपर पहुंच गया लेकिन रहा मिडिल क्लास ही।
इस बात पर त्रिशा भी कड़वा सा मुंह बना लेती है। वहीं इससे ऑफिस का सारा स्टाफ कार्तिक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उन्हें कार्तिक उनका ही एक मेंबर लगता है, मानो वो उनका बॉस ना होकर उनका ही एक हिस्सा हो। वो सब उसे चेयर करते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कुछ तो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो सीटियां बजाने लगते हैं। कुछ एम्प्लॉय आगे आकर कार्तिक को हार पहनाने लगते हैं, उस पर फूल बरसाने लगते हैं। ये सब देखकर नैना, राकेश और इशिका तीनों शॉक रह जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही कार्तिक अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो बस सबको प्यार से मुस्कुराते हुए देखता रहता है। फिर उनमें से एक बूढ़ा प्यून आगे आकर मुस्कुराते हुए कार्तिक और नैना आरती उतारने लगता है। उसे देख कार्तिक और नैना दोनों का दिल गदगद हो उठता है। उन दोनों ने उनके ऐसे वेलकम करने की बिल्कुल भी नहीं सोची थी। पूरा ओबोरॉय ग्रुप कार्तिक के आने खुशी ऐसे मना रहा था जैसे उनका अपना चहेता यार लंबे अरसे बाद वापस आया हो। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों तिलक लगाकर फूल बरसता है। फिर कार्तिक नैना भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक हंसते हुए पूछता है, तो रामू काका कैसे हो? बहुत मोटे हो गए हो लगता है, मेरे जाने के बाद आपने डाइटिंग बंद कर दी। रामू काका रोते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमारा ध्यान रखने वाला कोई बचा नहीं। एक तुम ही थे जो हमारा हाल पूछ लिया करते थे, अब तो कौन भला मुझ बूढ़े की सेहत का ध्यान रखेगा? ये सुन कार्तिक झट से रामू काका को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें भी छलक आती है। वही त्रिशा चिढ़ते हुए धीरे से बोलती है, उफ, इनका ये सो कॉल्ड इमोशनल ड्रामा कब खत्म होगा? स्टार प्लस की सीरियलें भी इससे फास्ट चलती है। ये सुन दादाजी घुरकर त्रिशा को देखते हैं। उन्हें देखकर त्रिशा तुरंत सिर झुका देती है। फिर कार्तिक ओबोरॉय ग्रुप में एंटर करता है। वहां अब तक कुछ भी नहीं बदला था। वही लोग, वही दीवारें, वही केबिन्स एंड येस वही यश। वो अब भी वैसा का वैसा था। उसे देखकर कार्तिक को उसकी बुरी यादें याद आने लगती है। यश के ताने, यश का प्रेशर, यश की बदतमीजी और यश का सबके सामने उस पर चिल्लाना, उसे जलील करना, कार्तिक को वो सब कुछ याद आता है। उसे याद करके कार्तिक का फेस एकदम से कठोर हो जाता है। उसका ऑरा भी एकदम से चेंज हो जाता है। उसे ऐसे देखकर सबके सब सीरियस हो जाते हैं। सब चौंकते हुए कार्तिक की तरह देखने लगते हैं। अब कार्तिक वो पहले वाला कार्तिक नहीं लग रहा था जो कुछ देर पहले बहुत इमोशनल एंड इनोसेंट लग रहा था। अभी वो एक कठोर, निर्दयी बॉस की तरह लगने लगा था। उसका ये चेंज सबको अचंभे में डाल रहा था। उसे ऐसे देखकर नैना, राकेश और इशिका को उस पर बहुत प्राउड होता है। इतने में दादाजी जोर से पूरे उत्साह से ये अनाउंस करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पहले से पता है, कार्तिक आज से हमारी ओबोरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रहा है। मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से कार्तिक हमारा नया सीईओ होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब मिस्टर कार्तिक दशरथ ओबोरॉय को अपना पूरा साथ देंगे और सब साथ में मिलकर हमारी ओबोरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मैं कार्तिक का इस कंपनी में खुले दिल से स्वागत करता हूँ। सभी एम्प्लॉइज मिस्टर दिवाकर प्रभाकर ओबोरॉय का ये ऐलान सुनने के बाद जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कार्तिक और दादाजी दोनों गले मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।